आज हमने वाटर ट्रीटमेंट के बारे में देखना है। तो उसके अंदर हम वाटर कंडीशनिंग भी देखेंगे और वाटर सॉफ्टनिंग भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाटर कंडीशनिंग क्या होती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप ऐसे मिनरल्स जो कि आपको रिक्वायर नहीं है, जो कि एज एन इम्प्योरिटी काम कर रहे हैं, उन्हें आप रिमूव करते हो। और जो मिनरल्स लाजमी है और वो कम मिकदार में है, कुछ मिनरल्स का पानी में होना जरूरी है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है, तो वो उन्हें अगर कम है तो ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा है कि वो नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें आप नॉर्मल करते हो। कोई भी केमिकल्स हैं या फिर कंटामिनेंट्स हैं उन्हें आप रिमूव करते हो वाटर सोर्स से, तो ये वाटर कंडीशनिंग कहलाता है। वाटर सॉफ्टनिंग एक अलग चीज है। उसका मतलब है कि हार्ड वाटर से हैवी मेटल्स को रिमूव करना और उस वाटर को सॉफ्ट करना, क्योंकि जो हार्ड वाटर है आगे हम तफसीलन देखेंगे कि वो फोम झाग नहीं बनाता है। तो लॉन्ड्री हमारी मतलब धोबियों का जो काम होता है कपड़े धोना, तो वो सारा डिस्टर्ब, और ये इंडस्ट्री में भी होता है, इंडस्ट्री में भी ये सब चीजें वॉश की जाती हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी जो जूस है आप पीते हो वो वाटर बेशक हार्ड भी है, अगर उसमें कैल्शियम भी है, तो कैल्शियम तो वैसे भी हमारे अंदर है, तो नॉर्मल अगर उसमें कैल्शियम है, हार्ड वाटर का वो जूस बना है, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन लॉन्ड्री उससे डिस्टर्ब होगी। तो वाटर कंडीशनिंग और वाटर सॉफ्टनिंग में यही है। वाटर कंडीशनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप मिनरल्स को या तो रिमूव करते हो या फिर जो है अल्टर करते हो, ठीक है, और केमिकल्स और कंटामिनेंट्स जो हैं, यानी कि कंटामिनेंट्स जो उसे कंटामिनेट कर रही है, उस चीज को आलूदा कर रही है, उसे आप रिमूव करते हो। तो या तो रिमूव करोगे या फिर अल्टर करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑफ वाटर बाय मींस टू मॉडिफाई, इन्हांस और इम्प्रूव वाटर क्वालिटी टू मीट अ स्पेसिफिक क्वालिटी नीड। यानी कि आप पानी की यूं ट्रीटमेंट करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, उसे मॉडिफाई करते हो, या तो उसमें मिनरल्स को इन्हांस करते हो, बढ़ाते हो, पानी की क्वालिटी को अच्छा करते हो। लोगों की जो एक ज़रूरत है कि अच्छी क्वालिटी का पानी होना चाहिए, उसे पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमने इसमें देखना है वाटर कंडीशनिंग जो है ये हार्डनेस को रिमूव करती है, ताकि लाइम स्किल, जैसे कि अगर कैल्शियम है तो वो चीज पानी के अंदर डेवलप ना हो, और वैसे भी कैल्शियम ज्यादा हो तो वो ह्यूमन के अंदर किडनी स्टोन और ये सब चीजें काज करता है। तो एक नॉर्मल हद तक होना चाहिए, या फिर वैसे तो बोन्स के लिए जरूरी है, लेकिन अगर उसे बाइंड करने वाला हार्मोन किसी के अंदर नहीं है, एंजाइम सही काम नहीं कर रहा, तो वही कैल्शियम फिर स्टोन बनाने लग जाता है अगर वो ज्यादा इंटेक किया जाए। तो हम वाटर की फिल्ट्रेशन भी करते हैं, पानी को प्योरीफाई भी करते हैं, पानी के टेस्ट को और पानी को पोर्टेबल यानी कि पीने के काबिल बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, इसमें क्या है कि वाटर इन विच सोप इज अनेबल टू फॉर्म फोम, यानी कि जिसमें साबुन झाग ना बना सके बल्कि वो साबुन प्रेसिपिटेट हो जाए, ठीक है। यानी कि उसमें वैसे तो कैल्शियम मैग्नीशियम चलो नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल यानी कि जिसपे एतराज किया जाए, इतनी ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम है कि अब वो जो है झाग ही नहीं बनाने दे रहा, तो ये वाटर हार्ड है। तो मेटल्स को रिमूव करके हम उसे फिर सॉफ्ट करते हैं। अच्छा, हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्पोरेरी यानी कि जिसे आप बॉयल करने से ही रिमूव कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। परमानेंट, इसमें क्या होता है कि बड़े केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल एजेंट्स डालने पड़ती हैं, तो वो आगे हम देखेंगे। तो जो टेम्पोरेरी हार्डनेस है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट CaCO3, CaHCO3 इसकी वजह से होती है। और जो परमानेंट हार्डनेस है ये क्यों होती है, ये परमानेंट हार्डनेस सल्फेट्स की वजह से होती है, जैसे CaSO4, ठीक है, ये तो खैर जिप्सम का भी फार्मूला है, और जो है क्लोराइड्स की वजह से भी होती है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रही है कि पानी जो है इसके अंदर यानी कि सोडियम साल्ट्स भी हो सकते हैं, सिलिका रेत हम कहते हैं, सिलिका रेत ही होती है बेसिकली, वो भी हो सकता है, और सस्पेंडेड कोई इनसॉल्युबल मटेरियल भी जो है पानी के अंदर यानी कि सस्पेंड हुआ हुआ जो कि सॉल्युबल नहीं है, वो भी हो सकता है। वाटर कंडीशनिंग जो है इसके अंदर वाटर सॉफ्टनिंग भी आता है और पानी को प्योरीफाई करना भी आता है। अब जो यानी कि वाटर सॉफ्टनिंग है, इसमें हम क्या देखेंगे, प्रोसेसेस विच रिमूव और रिड्यूस हार्डनेस, वो प्रोसेसेस जो कि हार्डनेस को या तो कम करते हैं या फिर उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो वो वाटर सॉफ्टनिंग में आएंगे। तो यानी कि जो हार्डनेस को खत्म कर दें, और प्यूरिफिकेशन और ट्रीटमेंट जो होता है उसमें ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप रिमूव करते हो, पानी को साफ करते हो, प्योरीफाई नहीं तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उससे डायरिया और मुख्तलिफ जो है डिजीजेज होती हैं। एरेशन नाम से जाहिर हो रहा है एयर को, यानी कि ऑक्सीजन को, एयर को आप पानी यानी कि ऑक्सीजन यानी कि हवा और पानी को आप क्लोज लाते हो, तो इस तरह से आप कार्बन अगर है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिमूव हो जाएगा। और ऑक्सीजन का हमें पता है ऑक्सीडाइज करती है, आयरन और मैंगनीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, NH3H2S की रिडक्शन हो जाएगी, बैक्टीरिया को मर जाएगा ऑक्सीजन डालने से,
ठीक है। नेक्स्ट है वाटरफॉल। फिर ये इरेटर दो तरह के होते हैं, एक वाटरफॉल और एक एयर से रिलेटेड है। वाटरफॉल वो होते हैं जिसमें स्प्रे नोजल होती है और ये ड्रॉपलेट्स को पानी के जिस डायरेक्शन में हवा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में निकालते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अब ये अच्छा, अब इसके वाटरफॉल एरेटर जो है इसके अंदर कोक एरेटर और फोर्सेस ड्राफ्ट एरेटर आती हैं। तो कोक ट्रे एरेटर में ये ट्रेस लगी हुई होती हैं और ये आयरन और मैग्नीशियम, अगर मैंगनीज पानी में है तो ये उसे ऑक्सीडाइज कर देंगे। यानी कि कोक ट्रे यानी कि कार्बन की ट्रे, कोक बेसिकली कार्बन होता है, उससे पानी गुजरेगा तो पानी जो है साफ हो जाएगा। आयरन मैंगनीज यानी कि कोक में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है ना इसके अंदर, तो वो ऑक्सीडाइज कर देगी पानी को। आयरन मैंगनीज है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्सेस ड्राफ्ट एरेटर, और इसे कम फोर्सेस ड्राफ्ट वाले को कम जगह चाहिए होती है और इसमें गैसेस जो है रिमूव हो जाती हैं। फोर्सेस ड्राफ्ट एरेटर जो है वो ये बना हुआ है, ये वाला, ये जो है फोर्स ड्राफ्ट एरेटर जो है बना हुआ है। अब ये पंखा नुमा ऊपर होता है तो इससे जो है पानी नीचे आएगा तो वो साफ हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है एयर डिफ्यूजन एरेटर। जो एयर डिफ्यूजन एरेटर हैं ये क्या करते हैं, नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एयर को डिफ्यूज करते हैं, यानी कि एयर को पंप करते हैं पानी के अंदर, और ये ऐसा परफोरेटेड पाइप्स के जरिए से, यानी कि जिस पाइप में सुराख होता है उसके जरिए से हवा जो है, हवा का स्प्रे होता है। ठीक है। तो ये देखें, ये इसके अंदर सुराख हैं तो उसकी वजह से पाइप्स हैं, पाइप के अंदर सुराख है तो हवा स्प्रे की शक्ल में जो है बाहर आ जाएगी। तो एयर डिफ्यूजन एरेटर्स का यही है कि ये हवा को पानी के अंदर जो है पंप करेंगे, यानी कि ज़्यादा प्रेशर के साथ हवा को पानी में डालेंगे और इसमें जो पानी का फ्लो और एयर का फ्लो है ना वो अपोजिट होता है। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अब जो गर्म ठंडे इलाके हैं उनके लिए जो है ये सब तरीके एयर डिफ्यूजन एरेटर, वाटरफॉल एरेटर, ये सब जो है सूटेबल नहीं है। ठीक है। और साथ ही जो नॉन वोलेटाइल यानी कि जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फिनोल है, क्रिसोल है, उसके लिए भी जो है ये तरीके सूटेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एरेशन के बाद स्टेप होता है क्लैरिफिकेशन का। क्लैरिफिकेशन में जो सस्पेंडेड वाटर के पार्टिकल्स हैं, पानी के अंदर जो पार्टिकल सस्पेंड हो गए हैं उन्हें आप रिमूव करते हो। पहले उन सबको जमा के इकट्ठा कर लेंगे, फिर उन्हें एक दूसरे से मिला के उन्हें जो जमा के इकट्ठा करेंगे वो कोगुलेशन होगी, फिर उन्हें आपस में मिला के उनके बड़े टुकड़े बना देंगे, वो फ्लोकुलेशन होगी, और फिर उन टुकड़ों को रिमूव कर देंगे तो वो सेडिमेंटेशन। ये 3 प्रोसेसेस यानी कि क्लैरिफिकेशन में आती हैं जिसमें आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हो। तो कोगुलेशन में यही है कि डिस्टेबलाइज करती हैं चार्ज न्यूट्रलाइजेशन से, यानी कि कोई चीज़ पड़ी थी उसके अपोजिट चार्ज वाली डाली तो वो चीज़ डिस्टेबलाइज होकर उस अपोजिट चार्ज से चिपक गई। ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो गई। तो डिस्टेबलाइज आपने न्यूट्रलाइजेशन से किया। जैसे कि इनऑर्गेनिक साल्ट आप डाल दोगे, कोई एनाइन पड़ा था इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे कि एल्यूमिनियम का डाला तो एल्यूमिनियम उसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा और ये चीज़ टर्बिडिटी को, आलूदगी को कम करती है। फ्लोकुलेशन में ये जो डिस्टेबलाइज कोगुलेटेड चीजें हैं इन सबको आप इकट्ठा करते हो और बड़े बड़े टुकड़े एग्लोमेरेट्स बनते हैं, फ्लोकुलेट्स बनते हैं। और जो सेडिमेंटेशन है इसमें आप रिमूव करते हो फिजिकल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की शक्ल में इन बड़े बड़े टुकड़ों को जो है आप फिजिकली रिमूव कर लेते हो या फिर ये सेटल हो गई हैं। अब नेक्स्ट मेथड्स हम क्लैरिफिकेशन के देखें तो इनऑर्गेनिक कोगुलेंट्स भी हम डाल सकते हैं और पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाल सकते हैं। इनऑर्गेनिक कोगुलेंट्स में एल्यूमिनियम के कोगुलेंट्स हैं, आयरन सल्फेट है और अलम जो कि पोटाशियम और एल्यूमिनियम का साल्ट होता है वो भी डाल सकते हैं। पॉली इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली ऑर्गेनिक होते हैं, वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक पॉलीमर होती हैं जो कि क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये जो है किसके तौर पे, कोगुलेंट के, ये भी जमा देती हैं सारी इम्प्योरिटीज़ को। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक हैं। तो ये सारे कोगुलेंट्स हैं जो कि बेसिकली जो चीज़ें आलूदगी काज कर रही हैं उन्हें जमा कर उनके बड़े टुकड़े बनाकर उससे जो है ये रिमूव कर देते हैं। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बाकी फैलो से शेयर लाजमी करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहे। तो क्लैरिफिकेशन जो है इसके अंदर आयनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज साइट होती हैं और कैटायनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और नॉन आयनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट इन पे नेगेटिव चार्ज या तो थोड़ा सा होगा या फिर चार्ज इन पर नहीं होगा। और पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये क्लैरिफिकेशन करते हैं और प्रेसिपिटेट भी नहीं बनने देते। और यानी कि इनका ये फायदा है कि पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स ना तो प्रेसिपिटेट बनने देंगे ना पीएच में तब्दीली आएगी। और एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी कोगुलेंट पॉली इलेक्ट्रोलाइट,
यानी कि ये जो मेन कोगुलेंट डाला है यानी कि पॉली इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आलूदगी, किस नेचर की आलूदगी है, उस नेचर ऑफ टर्बिडिटी पे डिपेंड करता है, उसकी अमाउंट कितनी है, और कोगुलेशन के दौरान जो मिक्सिंग एनर्जीज हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके 3 लेवल्स होती हैं। एक प्राइमरी लेवल होता है। प्राइमरी लेवल ये है कि पानी दिखने में अच्छा, उसे आप नहर में डाल सकते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल। उसमें यह है कि इसके अंदर यानी कि वो पीने के काबिल हो, टेस्ट अच्छा हो, ठीक है, और यानी कि पोर्टेबल हो। और थर्ड होता है टर्शरी लेवल, जिसमें आप प्रॉपर मिनरल्स उसके अंदर जो है ऐड करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ओवर इनऑर्गेनिक, यानी कि ये जो आप पॉली इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो उसका क्या फायदा इनऑर्गेनिक की बजाय। तो एक तो ये कि 50 से 90% स्लज वही जो टर्बिडिटी है जिसे आप रिमूव कर रहे हो वही स्लज है, इसे 50 से 90% तक कम कर सकते हो। ये पानी के साथ लेस केमिकली बाउंड होती है और ये पीएच को डिस्टर्ब नहीं करती, प्रेसिपिटेट्स इसमें नहीं बनते, ठीक है। और ये यानी कि ये मेटल्स इकट्ठे नहीं होते, वो जो फिल्टर वाली हमारी डिवाइसेस होती हैं, जो आयन एक्सचेंजर होती हैं, उसमें ये इकट्ठे नहीं होते। कूलिंग सिस्टम के अंदर जो है ये इकट्ठे नहीं होते। अब कलर रिडक्शन हम कैसे करते हैं कि ऑर्गेनिक कलर जो है उसे आप रिड्यूस करते हो, जैसे कि अगर वो नेगेटिवली चार्ज है वो कलर कंपाउंड या फिर कोलाइडल है। अच्छा, 2 चीजें कलर कास्ट कर रही होती हैं आलूदगी की वजह से, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। डेड मटेरियल से भी ये चीजें रिमूव होती हैं, ये एसिड रिमूव होती हैं, तो वैसे खास कलर देते हैं और स्मेल कास्ट करती हैं। तो कलर को कैसे आप रिड्यूस किया, तो क्लोरिनेशन से या कोगुलेशन एल्यूमिनियम या फिर आयरन से करा दो। और फिर वो कह रही हैं कि नीड फॉर क्लोरिफिकेशन इक्विपमेंट, हाई शेयर रिपीड, यानी कि तेजी से घूमने वाली डिवाइसेस होनी चाहिए। शेयर यानी कि कैंची जैसे तेज चलती है। और इनका रिटेंशन टाइम अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हो। लिक्विड और सॉलिड की सेपरेशन का इंतजाम होना चाहिए और मुनासिब क्लैरिफिकेशन के इक्विपमेंट होने चाहिए, जिसमें हॉरिजेंटल फ्लो क्लैरिफायर्स भी आते हैं, अप फ्लो क्लैरिफायर्स भी आती हैं, स्लज ब्लैंकेट की तरह वो आलूदा चीज़ें नीचे पड़ी होती हैं, पानी गुजर जाता है वो वहीं रह जाती हैं। हॉरिजेंटल फ्लो क्लैरिफायर जो अब हैं, देखिए इसके अंदर 4 जोन है जो इसकी मेन चीज़ है। एक इनफ्लो है, यहाँ से पानी दाखिल होगा, यहाँ से साफ होने के बाद बाहर निकलेगा, यहाँ पे स्लज आलूदगी इकट्ठी होगी। और ये सेटलिंग जोन है कि पानी उस स्लज के साथ टर्बिडिटी के साथ जहाँ ठहरा होता है। अब नेक्स्ट इसमें जो है हम देखेंगे कि तो अब नेक्स्ट हमें अप फ्लो देखना है। इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसमें पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और ज्यादा स्पीड के साथ जाएगा। नेक्स्ट स्लज ब्लैंकेट है और इससे हम सॉलिड कॉन्टेक्ट क्लोरीफायर भी साथ ही हम डिस्कस करेंगे। स्लज ब्लैंकेट, इसमें जो इनकमिंग वाटर है वो यानी कि वो जो आने वाला पानी है वो गुजरता है पास बाय सस्पेंडेड लेयर्स ऑफ प्रीवियसली फॉर्म्ड फ्लोकुलेट्स, ठीक है। यानी कि पहले से वो जो आलूदगी इकट्ठी हुई थी, फ्लोकुलेट्स बने हुए थे, तो पानी उसमें से गुजरेगा। जैसे कि ये पहले से आलूदगी चीजें हैं, पानी यहाँ से गुजरेगा तो ये अपनी जैसी आलूदा चीजें जो इस पानी में उन्हें खींच लेगा। फिर सॉलिड कॉन्टेक्ट में आप क्या करेंगे कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्लज इज सर्कुलेटेड, यानी कि वो जो आलूदा पानी है ना उसमें से वही आलूदगी वाला ही एक पीस आप सर्कुलेट कराओगे तो वो अपने जैसों को इकट्ठा कर लेगा। जैसे अपने जैसे लोग अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे ही कोई भी पोल्यूटेड मटेरियल उसे आप सर्कुलेट पानी में कराओगे तो वो अपनी जैसी और इम्प्योरिटीज को अपने गिर्द इकट्ठा कर लेगा। नेक्स्ट है इन लाइन, यानी कि जो एक लाइन में इक्विपमेंट पड़े हो वो क्लैरिफिकेशन देखनी है। रिमूविंग रॉ वाटर टर्बिडिटी, यानी कि कोगुलेंट डाल के टर्बिडिटी को, आलूदगी को रिमूव करना। तो एक इसमें भी यही है कि एक ये यहाँ से हम डाल रही हैं, इनलेट जोन है, यहाँ पे वो सेटल हो जाएगा, यहाँ से साफ पानी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑपरेटस है ये इनलाइन का नहीं है, ये सॉलिड कॉन्टेक्ट का है, ठीक है। तो इसमें डाल के जो है आप गोल घुमाओगे तो काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाटर सॉफ्टनिंग, पहले भी हमने देखा था। तो वाटर सॉफ्टनिंग यही है कि लॉन्ड्री को डिस्टर्ब करती है, लॉन्ड्री के लिए जीरो हार्डनेस हो ताकि प्रेसिपिटेशन कैल्शियम मैग्नीशियम की ना हो, और जो डाइस टेक्सटाइल कपड़े की इंडस्ट्री में भी प्रेसिपिटेट ना बने। और जो आयन एक्सचेंज है उसमें आप क्या करते हो, सल्फोनेटेड कोयले में वैसे भी सल्फर होता है तो ज्यादा सल्फर वाला कोल केटाइन एक्सचेंजर आप यूज करते हो। जियोलाइट सोडियम का ये होता है, ठीक है, केटाइन एक्सचेंज होता है, सोडियम आयन का ये होता है। तो सोडियम की जगह कैल्शियम मैग्नीशियम आ जाएगा। और ये जो जियोलाइट हैं ये ग्रीन सैंड के भी हो सकते हैं, बेंटोनेटिक भी हो सकती हैं, रीजन एक्सचेंजर भी ये हो सकते हैं, ठीक है। और रीजन एक्सचेंजर के साथ साथ ये जेल की टाइप के भी हो सकते हैं। और दूसरी एक अहम बात, सोडियम जियोलाइट को आप रिकवर कर सकते हो। हाइड्रोजन केटाइन एक्सचेंजर भी आप यूज कर सकते हो। पॉलीस्टाइरीन के यानी कि सल्फोनेटेड सिंथेटिक रीजन भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें SO3H ग्रुप होता है और ये ज्यादा टेम्परेचर पर जो है स्टेबल होते हैं,
यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा कर भी दो, पीएच ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीडेशन का मटेरियल हो, तब भी यानी कि ये जो पॉलीस्टाइरीन पर सल्फोनेटेड सिंथेटिक रीजन है, इन्हें इन पे इसका कोई असर नहीं होता। सल्फोनेटेड कोला आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर SO3H ग्रुप होगा। अच्छा, आप जियोलाइट का देखें तो ये अब एक कैल्शियम की इम्प्योरिटी थी, जियोलाइट आया तो ये जियोलाइट Z अपने साथ इस कैल्शियम को मिला लेगा और ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट फिर वो कह रही हैं कि जैसे कि अब ये तो थी ना, ये है टेम्परेरी बाइकार्बोनेट की वजह से, यानी कि क्लोराइड की वजह से ये परमानेंट हार्डनेस है। तो यहाँ भी देखें कि Cl2 की जगह जो है यहाँ पे कैल्शियम की जगह यहाँ पे सोडियम आ जाएगा और जो कैल्शियम है जियोलाइट इसे लेकर जो है चला जाएगा। तो ये पानी हमारे पास जो है साफ हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो इसमें जो है हमने यही देखा कि कैल्शियम को क्लोराइड से हटाया, कैल्शियम को ऊपर बाइकार्बोनेट से हटाया और क्लोराइड के साथ सोडियम लगाया और बाइकार्बोनेट उसके साथ भी जो है हमने सोडियम लगाया है। अब नेक्स्ट इसमें हमने देखना है कि अब कैल्शियम फिर हमने रिकवर करना है, तो हम कैसे करेंगे कि वो जो सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम जियोलाइट जो आपस में मिलेंगे तो सोडियम जियोलाइट और कैल्शियम क्लोराइड आ गया। बहुत हार्ड वाटर के लिए पहले उसके साथ लाइम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो वो लाइम प्रोसेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को जो है रिमूव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है जियोलाइट इस्तेमाल करने का फायदा, जीरो हार्डनेस विदाउट, यानी कि जीरो बिल्कुल हार्डनेस ये कर देता है और अच्छा कन्वीनियंट मेथड है। ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो बायोलॉजिकल ड्रग ग्लूस फार्मेसी के लिए ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर आप इस्तेमाल करते हो। ये कैटाइन एक्सचेंजर भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिंथेटिक ऑर्गेनिक रीजन भी जो है ये हो सकते हैं। तो ये कैटाइन ऑर्गेनिक एक्सचेंजर भी हो सकते हैं और यानी कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये सोल्यूशन जो कि बड़ी पीएच वाले होती हैं उनको डील करते हैं, और साथ ही ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक रीजन भी ये जो है हो सकते हैं। तो कैटाइन ऑर्गेनिक और सिंथेटिक वाले, सिंथेटिक में सल्फोनेटेड आ जाएगा और प्रोसेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक मटीरियल भी जो है इसके अंदर आ सकते हैं, यानी कि नेचुरल चीज़ों को आपने प्रोसेस किया हुआ, ये भी सल्फोनेटेड कोल होते हैं। जैसे कि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, इसे आपने ट्रीट कराया HSO3R के साथ, तो ये HSO3R बेसिकली कैल्शियम को ले लेगा। CaSO4 था, इस HSO3R के साथ ट्रीट कराया तो कैल्शियम इस SO3R के साथ आ जाएगा, यानी कि वो जो सल्फेट है उससे तो हट गया ना, वो इम्प्योरिटी खत्म हो गई। अब NaCl को फिर ट्रीट कराएंगे इसके साथ, तो ये NaSO3R जो है रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो तो हमारे पास ये ट्रीट कराने से ये यानी कि हम रिकवरी की तरफ जा रही हैं, तो ये फिर यानी कि मजीद इससे हम रिकवरी कर सकती हैं। अब CaCl2 जो है उसके साथ इसे ट्रीट कराएंगे, Ca के साथ यानी कि कैल्शियम के साथ RSO3 आ जाएगा, और नेक्स्ट H2SO4 के साथ फिर इसे हम ट्रीट कराएंगे तो ये हमारे पास रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हो और रिकवर भी कर सकते हो। फिर सोडियम का ये है सल्फेट है और फिर H2SO4 है, तो इसके थ्रू भी आप रिकवरी कर सकते हो दोबारा से। तो ये सारी ये जो इक्वेशंस हैं ये खुद करने से आएंगी, समझा मैंने दी हैं कि पहले डाल के इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, फिर है कि उसी के साथ ट्रीट करा के रिकवर भी आप कर सकते हो जो बचा हुआ पानी है उसमें से। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि एनाइन ऑर्गेनिक एक्सचेंजर हाईली बेसिक टाइप के भी हो सकती हैं, वीकली बेसिक टाइप के भी हो सकती हैं। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो R4NOH के साथ सल्फेट को ये ले लेगा R4N, और फिर इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसका रिएक्शन करा के इसे फिर से रिकवर भी कर सकते हो। डिस्टिलेशन यानी कि गैर ज़रूरी आयंस को रिमूव कर देता है। एल्यूमिनियम और पॉलीविनाइलिडीन और क्लोरीन के पाइप्स यानी कि एल्यूमिनियम या फिर मोल्डेड पॉलीविनाइलिडीन क्लोरीन के जो पाइप्स हैं प्योर वाटर को गुजारने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। लाइम सोडा का प्रोसेस है, इसमें बुझा हुआ चूना स्लेक्ट लाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडा ऐश इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हार्डनेस को रिमूव कर देगा। और जो कोल्ड लाइम प्रोसेस है ये कैल्शियम को कैसे रिमूव करता है, कोल्ड लाइम प्रोसेस ये कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट के तौर पे रिमूव करेगा और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के तौर पर रिमूव करेगा, ये यानी कि जो कोल्ड लाइम प्रोसेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि फॉर कार्बोनेटेड हार्डनेस इसे रिमूव करने का तरीका है।
ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे ट्रीट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, उसे रिमूव कर लोगे। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, लेकिन ये पानी में थोड़ा सा सोलेबल होता है, तो फिर इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। वो इनसोलेबल होगा तो फिर उसे रिमूव कर सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए इसलिए 2 बार रिएक्शन करना पड़ा ना, यानी कि लाइम के 2 मोल्स चाहिए, कैल्शियम के लिए नहीं चाहिए, मैग्नीशियम के लिए 2 मोल्स चाहिए। नॉन कार्बोनेटेड के लिए, यानी कि नॉन कार्बोनेटेड, पहले तो कार्बोनेटेड इम्प्योरिटीज थी ना, तो अब नॉन कार्बोनेटेड को रिमूव करना है, जैसे कि क्लोराइड्स हैं यानी कि परमानेंट हार्डनेस को, तो उसके लिए CaOH2 डालेंगे, डायरेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, रिमूव हो जाएगा। और CaCO3 भी रिमूव हो सकता है, और नीचे यहाँ पर क्या बन रहा है ये भी रिमूव हो सकता है। और इसे इसके साथ मैग्नीशियम के सल्फेट को, इन सब को हम कराएंगे तो ये मैग्नीशियम यानी कि Na2CO3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के सल्फेट, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये रिमूव हो जाएगा। ये इनसॉल्युबल होता है तो इजीली रिमूव हो जाता है। कोल्ड लाइम प्रोसेसेस इस्तेमाल करने के हमने फ़ायदे देखने हैं। तो ये यानी कि पार्शनल सॉफ्टनिंग, ये जो म्यूनसिपल कमेटी, यहाँ का पानी, यहाँ के लोग मशीनें जो है साफ़ करती हैं, तो ये आधा अगर हमें सॉफ्टनिंग रिक्वायर है, यानी कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी नहीं है, तो ये उसके लिए मैग्नीशियम के कार्बोनेट को किसी भी डिजायर्ड अमाउंट तक आप जो है कम कर सकते हो। और इफ़ लो रेजिडुअल एक्सेस ऑफ OH माइनस टू डिप्रेस सोल्यूबिलिटी, अगर आप चाहते हैं ऊपर जो वो मवाद बचा है वो कम हो, यानी कि बची हुई चीज़ें कम हो, तो फिर आप हाइड्रोक्साइड आइंस फिर ज़्यादा डालें, ठीक है, तो वो सोल्यूबिलिटी जो है कम होगी फिर उसकी। अगर आपको यानी कि उसका यानी कि वो रेजिड्यू बचा हुआ, यानी कि वो जो पानी के अंदर वो जो बची हुई इम्प्योरिटी है वो आपको कम चाहिए तो OH माइनस ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। तो OH माइनस आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर क्या होगा कि सोलेबिलिटी उसकी पानी में कम होगी, यानी कि जो उसका बचा हुआ मवाद पानी के अंदर है आलूदगी का वो कम होगा, ऊपर ज़्यादा आ जाएगा, जिसे हम रिमूव कर लेंगे। हॉट लाइम प्रोसेस ये कम्प्लीटली कंडीशनिंग कर देता है और बॉयलर्स में इस्तेमाल होता है, रिएक्शन फास्टर होता है और कोगुलेशन जो है अच्छी कराता है, और कोगुलेशन और प्रेसिपिटेट्स को ये फैसिलिटेट करता है और डिजॉल्व गैसेज भी रिमूव करता है। और फिल्ट्रेशन आपने करनी है तो रेत एक अच्छा तरीका है। हमारे इलाकों का पानी जो है साफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेत है, तो वो इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर वापस जाने से, आगे जाने से जो है रोक लेती है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक। अच्छा, बाकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मौजूद हैं, तो वहाँ से जाके लाजमी देखें। अल्लाह हाफिज़।